नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलांश रंजन। तो नाजरीन, आईना में उर्दू सुखनवर पर बातें करते हुए और कई शायरों से गुजरते हुए आज जिस मरहला पे हम पहुँचे हैं और फहरिस्त में आज जो शायर है हमारे साथ है वो बहुत ही ख़ास हैं। एक ऐसा शायर जो महबूबा के होठों पर मचल रही मुस्कुराहट को देखकर समझ जाता है कि ये मुस्कुराहट महज चिलमन है, पर्दा है, तन्हाई को छुपाने के लिए, तन्हाई को पोशीदा रखने के लिए। और इसलिए वो शायर बेसाख्ता कह उठता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, या फिर झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। और वही शायर रुमानियत के इंतहा में कहता है कि जलता है बदन, प्यास भड़की है शर शाम से जलता है बदन। और मायूसी से गुजरते वो शायर कहता है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन रोमानियत में, मायूसी में, तन्हाई में रहने वाला, उसकी बात करने वाला शायर महज रोमानियत की बात नहीं करता, वो तरक्की पसंदी की भी बात करता है, वतन की भी बात करता है। इसलिए वो कहता है कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम, इसकी भी बात करता है वो। बहुत बड़ा रेंज है इस शायर का। जी हाँ, ठीक समझा आपने। आज हम बात कर रहे हैं कैफी आज़मी की, जाने मानी शायर, पटकथा लेखक, गीतकार, नगमा निगार। और इसलिए उनके रेंज को देखते हुए जो हमने आज का मौजू रखा है वो ये कैफी आज़मी की शायरी में मोहब्बत और इंसानियत। और इस मौजू पे बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं, आज चलते हैं सबसे पहले उनके पास। सबसे पहले हमारी दाहिनी तरफ हैं आसिफ सलीम साहब। आसिफ सलीम साहब ये रिसर्च फेलो हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में, और यही आकाशवाणी में, दूरदर्शन में ये उर्दू के उद्घोषक भी रहे हैं। बहुत ज़माने तक इन्होंने काम किया है। उनकी ठीक बगल में हैं अब शबानो जी, आप उर्दू अदब से आप वाबस्ता हैं और अभी फ़िलहाल बिहार सरकार के राजभाषा विभाग से भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हम चलते हैं आसिफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं हम। कैफी आज़मी उन चुनिंदा शायरों में हैं जिन्होंने रोमानियत के साथ साथ बहुत सारी बातें की। उन्होंने रोमानियत की भी बातें की, इंसानियत की भी बातें की, समाजी और सियासी फ़िक्र भी उनमें देखने को मिलता है। और इसलिए वो जो है वो कहते हैं कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया सरे राह चलते चलते, जैसे गीत भी लिखते हैं, जलता है बदन जैसे गीत भी लिखते हैं। लेकिन वहीं तरक्की पसंद की बात करते हुए हम देखते हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। यानी कि वो महबूबा को या ख़ातून को या महिला को वो सिर्फ जो है हुस्न या इश्क का बुत नहीं मानते हैं, वो क्रांति का वो वाहक मानते हैं कि साथ साथ चलना है, शोल्डर टू शोल्डर से कहते हैं, कंधे में कंधा मिला के चलना। और मुझे फैज़ अहमद फैज़ की वो नज़्म याद आती है कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं बस मोहब्बत के सिवा। तो वही कुछ वहाँ यही झलक यहाँ पर मिलता है। तो ये इतना बड़ा जो रेंज है कैफी आज़मी का आसिफ सलीम साहब, तो मैं उस पर आपकी वजाहत चाहूँगा। दरअसल देखिए नीलांश रंजन जी, आज आपने कैफी आज़मी पे जो ये मुज़ाकरा का एहतमाम किया है, ये बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अहम काम है। कैफी आज़मी हमारी उर्दू शायरी के बहुत बड़े सुतून हैं। तरक्की पसंद शायरों में मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, मोइन हसन जज़्बी, फैज़ अहमद फैज़, ऐसे बड़े शायरों में कैफी आज़मी का शुमार होता है। तो ये तरक्की पसंद शायरों में ये सारे तरक्की पसंद शायर हैं, समझे। तो दरअसल वाक़या ये है कि सबसे पहले जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वहाँ से लेके शबाब तक पहले तो उसे माँ की गोद और माँ का आंचल नसीब होता है। उसके बाद शबाब पे आता है तो थोड़ी इश्क व मोहब्बत की बातें सोचता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। यानी कुल मिला के वाक़या ये है कि इश्क व मोहब्बत से ही उसका पहल तारुफ होता है। तो इस तौर पे हम लोग बाद को जब दुनिया वो देखता है तो फिर उसके अंदर वो
डाइवर्शन आता है और वो फिर आगे की जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, उन पर फिर वो अपनी इज़हार ख्याल करना शुरू करता है जी। तो आपको उर्दू के एक बड़े शायर वली दखनी की मैं मिसाल देता हूँ कि वली दखनी का एक शेर है कि भमा तेरी शमशीर वो जुल्फ़ां कमंद पलक तेरी जैसे कटारी लगे जी। वही वली दखनी जब आगे बढ़ते हैं और मसाइल से रूबरू होते हैं, जब हालात की सितम ज़रीफ़ी उनके सामने आती है जी। तब वो वली कहते हैं कि मुफलिसी सब एतबार खोती है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इस तरह से आप आगे चलिए तो जैसा कि हर शायर को मैंने कहा कि इश्क मोहब्बत और रोमान से मुतल्लिक़ बातें वो सोचता, लिहाजा उन मौज़ूआत उसके वही होते हैं जी। तो कैफ़ी आज़मी के यहाँ पे वो मौज़ूआत रहे। अब बहुत से शायर उर्दू में ऐसे हैं नीलांशु जी कि उनकी सचमुच गोश पोश की सी महबूबा रही, कुछ ऐसे हैं जो महज तसव्वुरात की सतह पे रहे, जैसे अली सदार जाफरी। अली सदार जाफरी कहते हैं कि हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है ना। तो यानी यहाँ उनकी जो है वो सुल्ताना उनकी महबूबा थी, बाज़ाब्ते उसका इज़हार किया। लेकिन कैफ़ी आज़मी जो है, कैफ़ी आज़मी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो अपनी महबूबा का नाम भी नहीं बताना चाहते, बल्कि एक शेर में उसका इज़हार बड़ी बुलंदी के साथ और बड़ी पाकीज़गी के साथ और बड़ी पोशीदगी के साथ वो करते हैं। एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में, उसका नाम भी आएगा फसाने में। ये है कैफ़ी आज़मी जी। तो कैफ़ी आज़मी का कमाल ये है कि मोहब्बत के ज़ैल में माशूक के महज वो पेचो खम और माशूक की बहुत सी नाज़वादा और उसके लबो रुखसार का ही जिक्र नहीं करते, बल्कि वो तो मजाज से भी आगे बढ़ जाते हैं जी। मजाज ने कहा था कि तेरे माथे पे यहाँ चल तो बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा। बात सही है कि इन्होंने जो है लेकिन के जो पेचो खम हैं, जो मसाइल हैं, उसको उन्होंने उठाया तो और उसको जो है बना लेने का वो मशवरा देते हैं जी। लेकिन कैफ़ी का कमाल ये देखिए कि कैफ़ी उसका वक़ार और उसके वजूद का उसको एहसास दिलाते हैं और कहते हैं कि इसी को एक परचम की सूरत तुम्हें बुलंद करना चाहिए जी जी। ये कैफ़ी की ये बुलंदी है माशूक के तई कि उसको बुलंद मुकाम वो अता करते हैं। देखिए एक नज़्म है, एक नज़्म औरत है। तोड़कर रस्म के बुत बंदे क़दामत से निकल, ज़ोफ़े इशरत से निकल, वहमो नज़ाकत से निकल, नफस के खींचे हुए हल्क़े अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल जी। राह का खार क्या गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया तो, लिखा है इसमें। तो मैं आऊँगा फिर और भी इसमें जिक्र करूँगा इसमें, लेकिन दो लाइन मैं जोड़ना चाहूँगा मैं इसमें जो है कि जिस्म के आहानी सांचे में भी ढलना है तुझे, जिस्म के आहानी सांचे में भी ढलना है तुझे, मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो बहुत ही ये खूबसूरत नज़्म है और बहुत ही इसमें बड़ी मकबूल है, शेड्स खुलते हैं। मैं भी आऊँगा। अब शबानो जी, अब मैं आपसे आना चाहूँगा कि ये तो मतलब उनकी शायरी और उनकी नज़मों की का तो जिक्र हुआ ही, लेकिन अगर उनके नगमों को देखा जाए, उनके खासकर उनके फिल्मी जो गीत हैं वो भी मतलब उसका भी एक मेयार है जी। और जो उन्होंने लिखा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो, या झुकी झुकी सी नज़र, सरे राह मिल गया कोई चलते चलते, बहुत सारे गाने उनके जो हैं। तो उसमें नरमी भी है, मुलायमियत भी है, लेकिन वो फिर जो है उसमें साथ साथ वो देखते हैं कि वो तरक्की पसंदी की भी बात करते हैं, उसमें वतन की भी बात करते हैं। तो वो मैं चाहूँगा कि उनके जो नगमे हैं, उनके जो फिल्मी गाने हैं, उस पर आप कुछ बताएँ। आप देखिए तरक्की पसंदों के कैफ़ी को तो एक तरक्की पसंद शायरों में उनके लबो लहजे की वजह से इनफराद हासिल था। उनका नुक्ता नज़र जो था वो इश्तराकी नुक्ता नज़र भी और वतन से मोहब्बत का नुक्ता नज़र भी जो था उनका, इसकी वजह से उनको इनफरादियत हासिल थी और उन्होंने ज़मीनी सतह पे काम किया। सिर्फ ये नहीं है कि नग़मे लिखे या शायरी की, उन्होंने ज़मीनी सतह पे वहाँ जाकर मज़दूरों और किसानों के बीच रहकर उनकी तहरीक में हिस्सा लिया।
ठीक है, और शायरों की तरह उनकी भी शेरी ज़िंदगी का आगाज़ कहेंगे तो रूमानी नज़मों से होता है, रूमानी शायरी से होता है। और उनकी रूमानी शायरी में इब्तदाई नज़मों में लतीफ़ कैफ़ियतें और दिल की धड़कनों से मामूर हैं उनकी इब्तदाई रूमानी नज़में। खूबसूरत और तरशी हुई नज़में उनकी होती थीं जो आज भी हमें ताज़गी और नुदरत का एहसास दिलाती हैं। उनकी एक नज़्म मैं सुनाना चाहूँगी, बिल्कुल इब्तदाई ज़माने की। लेकिन उनके गीत जो है, मैंने इसलिए इसका जिक्र किया खास करके, उनके जो गीत है ना वो सीधे रूह में उतरते हैं। क्योंकि आप जितने भी आप देख लीजिए, तुम अच्छा कितने मीनिंगफुल हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। सही बात है। या फिर आप देख लीजिए कि वो इंतहाई है, वो रोमानियत का जलता है बदन, जब वो तो जो ये रज़िया सुल्तान का जो गाना है, जलता है प्यास भड़की है सरे शाम जलता है बदन। सही बात। तो इस तरह के गाने जो है, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, छुपा छुपा, मतलब ये गाने भी बहुत उनके जो हैं बहुत मानी खीज हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं। तो जो है, खैर आप क्या बता रही थी? मैं उनकी इब्तदाई शायरी से आ रही थी कि धीरे धीरे किस तरह से रोमांस से उन्होंने इनकलाब की तरफ का सफ़र तय किया और फिर वतन से मोहब्बत के उनके शायरी में नगमों में कैसे वतन की मोहब्बत उजागर हुई। उसके लिए थोड़ी सी उनकी ज़िंदगी का इब्तदाई पस मंज़र हमको जानना पड़ेगा कि ये चीज़ उनके अंदर शुरू से थी। ये जज्बा जो इनकलाब वाला जज्बा है, ये उनके अंदर शुरू से था। जैसे ही उनको मदरसे में, बिल्कुल इब्तदाई ज़िंदगी जो उनकी मदरसे से शुरू हुई, उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया और देखा कि बहुत छोटी सी उम्र थी उस वक्त, उन्होंने देखा कि वहाँ पर नज़्म नस्क सही नहीं है, इंतज़ामात सही नहीं है। तो उस वक्त से उन्होंने एक अंजुमन बनाई, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और फिर वो उसको लेकर आगे बढ़े। फिर इसी तरह से, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उनके फ़िल्मी नगमों की और उनमें रूमानियत की, तो फ़िल्मी नगमों में उनकी रूमानियत हर जगह मिलती रही, आगे भी हम लोग देखते हैं कई नगमे हैं। रूमानियत भी है उसमें, नरमी भी है, मुलायमियत भी है जी, और लड़ने का इरादा, तनतना भी है। उनकी शायरी में खिताबत का अंदाज़ है, लेकिन दुरुस्ती और करख्तगी नहीं आती है, वो नरमी रहती है। चाहे वो इनकलाब की बातें भी कर रहे हैं तो वो नर्म लहजा रहता है। मिलो न तुम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर वहीं से वो वतन परस्ती की तरफ डाइवर्ट करते हैं ख़ुद को, अपनी शायरी को। मज़दूरों के साथ उन्होंने काम किया, किसानों के साथ काम किया। वतन की मोहब्बत का जज्बा उनके गीतों में इस तरह से रच बस गया कि उनको वतन की मोहब्बत वाले गीत उनसे लिखने की फरमाइशें की जाती थी शायरी में। अभी आपने जिक्र किया, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज भी यौम जमहूरिया है या यौम आज़ादी की तकरीब हम जब मनाते हैं तो इस तरह के, तो ये सारे सॉन्ग्स लाजमी तौर पर वहाँ पर गुनगुनाए जाते हैं या उनकी ऑडियो और वीडियो बजाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे वतन पे मर मिटने वाले लोग हैं, जो वतन से मोहब्बत करने वाले दूसरे लोग हैं, उनसे भी उन्होंने मोहब्बत की। जी, मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि कैफ़ी का जो अहद था वो दरअसल वो अहद था, वो आज़ादी का ज़माना था और आज़ादी की जंग जो है वो जो है लड़ी जाने का उसका पूरा माहौल बन रहा था। तो कैफ़ी आज़मी ने अपने नगमों को आवाम से जो है वाबस्ता किया और शायद इसी की पादाश में उन्होंने वो कहा है कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, तुम भी उठो हम भी उठें, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। तो ये खिड़की क्या खुलना है, यानी सबील पैदा होना है, यानी सूरत हाल बदलना है। और जिस हिंदुस्तान का वो तस्वुर करते थे वो आज़ाद हिंदुस्तान को होना है। मतलब कैफ़ी को मैं मतलब जदीद रंगो आहंग का मैं शायर मानता हूँ। यकीनन। और ये आपने बहुत सही, ये आपने जो अभी जो बताया, वो आज़ादी का ये वक्त चल रहा था और इस तरह से जो है गर्म हवा और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वो मौजूद था उस वक्त के लिए और आज भी जो है। अब मेरा ये सवाल आपसे ये है कि चूँकि रेंज बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे सवालात भी हैं। तो आसिफ साहब, मेरा सवाल ये है कि वो इंसानी फितरत को भी बखूबी समझते थे और इसलिए आप देखिए उनके एक एक शेर को अगर आप
देखेंगे, गौर करेंगे तो वो मतलब बहुत बड़ी बात कहते हैं। अब ये कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, सही बात, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। मुझे लगता है ये $1 मिलियन ये जो है मतलब ये शेर है, इसको समझने लायक है ये कि हमारी ख्वाहिशें, हमारी चाहत जो है वो जो है चाहते वो कभी ख़त्म नहीं होती। या रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे को वैसे भी जाता नहीं कोई। वाह, तो बहुत ही माकूल और बहुत ही खूबसूरत जो है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस पर आप बताएं कि जो उन्होंने जो शेर जो है मतलब इंसानी रिश्तों के मतलब के बाबत और समाज के बाबत जो बहुत कुछ कहा उन्होंने, उस पर बहुत सही आपने कहा नीलांशु जी। दरअसल मामला ये है कि कैफ़ी आज़मी ने जो ये शेर आपने हमको जो सुनाया, इसमें असल में वो इंग्लिश में है ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि यानी एक ख्वाहिश की तकमील होने के बाद फिर दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। और ये इंसानी फितरत का खासा है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो एक केवल कहीं मुतमईन नहीं होता है, मुतमईन नहीं होता और शायद यही बेइत्मीनानी का सफ़र उसको ज़िंदगी में और आगे बढ़ने के लिए आमादा करता है। इंसान की ख्वाहिशों के कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीं चाहिए 2 गज कफन के बाद। अब आइए इसी मौजू पे मैं आपको उनकी इसी नासूदगी और इसी ख्वाहिश के सिलसिले में एक दो नज़्म में सुनाता हूँ आपको। जैसे तुझसे एक दर्द का रिश्ता भी है बस प्यार नहीं, तुझसे एक दर्द का रिश्ता है भी है बस प्यार नहीं, अपने आंचल में मुझे अश्क बहा लेने दे, तू जहाँ जाती है जा रोकने वाला मैं कौन, रस्ते में मगर शमा जला लेने दे। एक नज़्म है एक लम्हा, ज़िंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें वही एक लम्हा जिसमें 2 बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें, वाह, तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें आज तुम भी कुछ न कहो, आज मैं भी कुछ न कहूँ, बस यूं ही बैठे रहो हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने के इसी लम्हे में 2 पर्वत पर कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। क्या बात, कौन जाने, ये बहुत अहम 3 मिसरे हैं। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पर कहीं बर्फ पिघलने ही लगे, ये बर्फ पिघलने ही लगे में इसी में रम्ज़ है। तो ये हुआ। अच्छा, एक जो है एक नज़्म है आदत के 4 बंद हैं, छोटे से हैं, बहुत चार मिसरे हैं कि मुद्दतों में एक अंधे कुएं में असीर, मुद्दतों में एक अंधे कुएं में असीर, सर पटकता रहा गिड़गिड़ाता रहा, रोशनी चाहिए चांदनी चाहिए ज़िंदगी चाहिए, रोशनी प्यार की चांदनी यार की ज़िंदगी दार की। इसके पहले कि मैं अब शबानू जी पे आऊँ, मैं भी मतलब सुना रहा हूँ कि जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी के गर्म अश्क, जो दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। तो मतलब ये तो है कि बहुत खूब, बहुत ही अच्छे ढंग से बातों को कहना। शबानू जी मैं पे आ रहा हूँ कि तरक्की पसंद शायर तो कई हुए, लेकिन ये मुख्तलिफ थे, मुख्तलिफ इस मायने में कि ये ज़मीन पे उतर करके ये काम करते। और आप इनके गांव जाइए, मिजवान बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, लेकिन आप जाइए तो वहाँ पर उन्होंने सड़कें बनवाई, डाकखाना बनवाया, क्रांति से जुड़े हो जाके कानपुर में मजदूरों के साथ वो जुड़ते हैं, तो वो ज़मीन पे उतर के काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप बताइए कि वो जो औरों से मुख्तलिफ कैसे हो रहे हैं, जो मैंने बताया, आप इस पर कुछ रोशनी डालें मुझे। इससे पहले भी मैंने थोड़ी सी इस पर बात की थी। औरों से मुख्तलिफ फिर वही है कि इन्होंने बचपन से इनके अंदर जो इनकलाबी उनसुर पाया जाता है, जो इनकलाबी रंग इनके अंदर था, उन्होंने जहाँ पर भी बदनज़मी देखी, कहीं कुछ कमी देखी, तो उन्होंने उसके लिए आवाज़ उठाया। और ये नहीं है कि ये एक वक्त आने के बाद, एक उम्र सने बलोगत पे पहुंचने के बाद ये जज्बा उनके अंदर बेदार हुआ, ये चीज़ उनके अंदर बचपन से थी। मैंने अभी मदरसे का जिक्र किया, मदरसे में जब बदनज़मी हुई तो उन्होंने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक अंजुमन का क़याम कर दिया और अपने मतालबात उस अंजुमन के ज़रिए वहाँ के अरबाब हल व अक़्द के सामने पेश किए। लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई, बल्कि उनके अंजुमन को सिरे से नकार दिया गया, इन्होंने स्ट्राइक कर दी। और सोचिए कि तलबा की अंजुमन उस वक्त इतनी
पावरफुल हो गई थी। उसमें वहाँ के जो असातिज़ा थे वो भी धीरे धीरे सब उसमें जुड़ने लगे और ये स्ट्राइक तकरीबन 1.5 साल तक चली। आखिरकार वहाँ के इंतज़ामकारों को मानना पड़ा, उनकी बातें जो तलबा की डिमांड्स थी उनको माननी पड़ी, उनको झुकना पड़ा। लेकिन चूँकि उन लोगों ने इनको देख लिया, पहचान गए थे कि कैफ़ी आज़मी क़यादत कर रहे थे, तो कैफ़ी आज़मी और इनके चंद साथियों को मदरसे से खारिज कर दिया उन लोगों ने। इस वजह कर फिर उनको प्राइवेट के तौर पर इम्तिहान देना पड़ा। ये लखनऊ की बात है। फिर प्राइवेट जब, लेकिन कुछ ऐसे हालात इनके ज़ाती आए कि उन्हें लखनऊ छोड़ना पड़ा। लखनऊ से कानपुर आते हैं जी, लखनऊ से कानपुर आते हैं। लेकिन क्यों गए कानपुर? क्योंकि कानपुर उस वक्त मजदूरों का गढ़ था। और मजदूर और इश्तराकियत का आपस में रिश्ता है, इसलिए वहाँ पे इश्तराकी माहौल पनप रहा था, फल फूल रहा था और कैफ़ी आज़मी को उससे रग़बत थी। वहाँ की फ़ज़ा बहुत रास आई थी। कैफ़ी आज़मी को उससे रग़बत थी, इसलिए उन्होंने कानपुर जाने का फ़ैसला कर लिया। कानपुर गए, मजदूर यूनियन से जुड़ गए और ज़मीनी सतह पे उन्होंने वहाँ काम किया। वो तो बचपन से था। देखिए वो जो मदरसा में भेजा जाता है, जब उनके वालिद भेजते हैं तो उसका जो ख़यालात थे उसका भी वो मुखालफत करते हैं। तो बात आपने बिल्कुल सही की और वो गाँव से बहुत जुड़े हुए थे। उनका एक वो शेर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा बचपन भी साथ ले आया गाँव से जब भी आया कोई। तो ये तो है कि वो गाँव से बहुत जुड़े थे, इसलिए गाँव के लिए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया, ज़मीन को तरके किया। तो इनकी उन्हीं सब सरगर्मियों को देखकर ये जब स्कूल मदरसे में थे, जब इन्होंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक के ज़माने में ही इनकी मकबूलियत होने लगी थी। उस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक के आला नुमाइंदे जो थे, नुमाइंदा कलमकार थे अली अब्बास हुसैनी साहब, एहतशाम साहब, अली सरदार जाफरी साहब। तो इन लोगों ने उसी वक्त इनको पहचान लिया था और इनके अंदर का वो जज्बा उन्होंने देख लिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला शेर कहा था, वो भी बहुत खूबसूरत शेर था वो जो है। तो आसिफ साहब, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, दुश्वार है काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है इंसानियत की फ़िक्र जो है और ये जो है मतलब एक आपसी एक मतलब कौमी जो है वो एकता बनी रहे, उसकी वो फ़िक्र थी उन्हें। अब वो कहते हैं कि बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। इस कौमी एकता की वो बात करते थे और बड़ी मतलब ये खूबसूरती से उन्होंने बातें रखी हैं कई जो है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी, चूँकि अब समय बहुत कम है, हमारे पास 2-3 मिनट का वक्त है, बस मुख्तसरन मैं बता। सबसे पहले तो ये कि कैफ़ी साहब का जो शेर आपने सुनाया, बिल्कुल इससे मुमासिल एक शेर में सुनाता हूँ कि गिरेगा एक भी पत्ता तो चीख उभरेगी, गिरेगा एक भी पत्ता तो चीख उभरेगी, ये डाल डाल का रिश्ता बहुत पुराना है जी। कि ये शेर है उर्दू के बड़े मशहूर शायर हसन नईम का। देखिए एक कुलिया है, एक वे बता रहे हैं कि छोड़िए अंदाज़े जंगल, आदमी बन जाइए। क्या बात है। छोड़िए अंदाज़े जंगल, आदमी बन जाइए, इस तरह दुनिया से लड़िए, रोशनी बन जाइए। ये पैगाम वो देते हैं। इंसानी रिश्तों से लेकर के वो पूरे जो है कुदरत को भी वो समेटते थे। शोर यूं ही न परंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। वाह। तो ये थी गुफ्तगू कैफ़ी आज़मी साहब पर और अंदाज़ है, और ये मुझे लगता है कि आप नाज़रीन को बहुत ही पसंद आई हुई गुफ्तगू, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।